हेलो स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन बचा था लास्ट एक्सरसाइज का, पहले उसको खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द आर्न कंटेनिंग टू वाइट, थ्री रेड एंड फोर ब्लैक बॉल्स वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन बॉल इज रेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने दो बॉल्स निकालनी है। पहली बात तो ये चीज़ हमें समझ में आ रही है, और कम से कम एक बॉल रेड होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो सबसे पहले तो इवेंट ए मानते हैं, इवेंट बी। देखो यहाँ पे एटलीस्ट वन बॉल आ गया, तो एटलीस्ट वन बॉल आने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में दो केसेस हमें बनाने पड़ेंगे। दो केस का मतलब या तो एक केस में दोनों की दोनों रेड बॉल हो सकती है, पहला केस। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि उन दोनों में से एक रेड बॉल है। ठीक है, वन रेड बॉल। तो सपोज हम पहला केस करते हैं जिसमें दोनों के दोनों रेड बॉल है, तो इसको हम केस नंबर 1 के अंडर कर रहे हैं इसको। तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, और सेकंड बॉल भी हमारी रेड निकली है। बी इवेंट में ये मानेंगे सेकंड ड्रॉन बॉल इज आल्सो रेड। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए ये इंटरसेक्शन बी की। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो ए की रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल रेड बॉल कितनी है 3, तो ऊपर 3 आ जाएगा। और टोटल बॉल्स कितनी है 2 3 5 और 4 9 इंटू, अब एक बॉल हमें इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अंडर द कंडीशन दैट ए हैज अकर्ड। तो मतलब एक बॉल रेड बॉल निकल चुकी है, तो टोटल बॉल कितनी बच गई 8, और रेड बॉल कितनी बच गई, ठीक है 3 में से एक गई तो 2 बच गई। तो हमारे पास इसको सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 3/36। ये तो हो गया केस 1 के अंदर हमने सोल्व कर लिया इसको। अब केस 2, अब केस 2 में क्या होगा, हमने ये मानना है कि उन दोनों में से एक रेड बॉल निकली है। या तो फर्स्ट रेड बॉल आ सकती है, इसमें भी दो केस बनाने पड़ेंगे, या तो फर्स्ट रेड बॉल निकलेगी या फिर सेकंड रेड बॉल निकलेगी। तो केस 2 में मान लेता हूँ फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड। और जो बी इवेंट मानते हैं सेकंड ड्रॉन बॉल इज नॉट रेड, सेकंड ड्रॉन बॉल इज नॉट रेड। तो इस केस के बारे इसमें देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी निकलती है। तो हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। तो ए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो ए यानी कि 3 हमारे पास टोटल रेड बॉल्स, तो 3/9, ठीक है, इंटू एक बॉल कम हो चुकी है तो 8 रह जाएगा यहाँ पे। अब जो दूसरी बॉल निकली है सेकंड बॉल, वो रेड नहीं है। तो देखो रेड बॉल जो नहीं है हमारे पास जो बॉल्स हैं, हमारे पास देखो ये चीज़, हमारे पास जो रेड बॉल्स हैं 3 है, तो बाकी जो बॉल्स हैं वो रेड नहीं है। तो 4 और 2 6, तो 6 बॉल जो है हमारे पास वो रेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। तो इसे काट सकते हैं, 2 3 6, 2 6 8, तो ये आ जाएगा 3/36। अब एक केस और बनेगा जिसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या करना है उसमें हमने ए को मानना है कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज नॉट रेड, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज नॉट रेड। और बी की प्रोबेबिलिटी बी इवेंट मानेंगे सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड, सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या कैसे निकलेगी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी पहली बॉल नहीं निकली है, रेड नहीं निकली है, तो टोटल जो रेड बॉल नहीं है वो कितनी है 6, 6/9। एक बॉल कम हो चुकी है तो यहाँ पे 8 रह जाएंगी, और जो दूसरी बॉल है वो रेड निकली, और रेड बॉल कितनी है 3, तो इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9,
3 दूनी 6, तो ये आ गया 2/8 यानी कि 1/4। तो तीनों केसेस में हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/36 प्लस 3/36 प्लस 1/4। ठीक है, इसको भी अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 9/36। तो एलसीएम लेंगे, 3 और 3 9, 3 3 6 और 9 15, 15/36। इसे काट देंगे 3 पे, तो हमारा आंसर आ गया 5/12। ये आंसर है। सॉरी, यहाँ पे हमने मिस्टेक की है। यहाँ पे 3 × 3 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 9 और 9 18, 18 और 3 21 हो जाएगा। तो हमारा आंसर बचेगा 21/36 यानी कि 7/12। ये आंसर है हमारा। अब देखो, इसी क्वेश्चन को हम किस एक दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। देखो दूसरा मेथड क्या है इसमें, ये तो मेथड 1 हो गया और मेथड 2। अब देखो जरा, हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी जो चाहिए एटलीस्ट 1 बॉल रेड की होनी चाहिए। तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ 1 में से कि भाई कोई भी बॉल जो है वो रेड नहीं निकली, दोनों में से कोई भी रेड बॉल नहीं है। ठीक है, तो 1 में से मैं टोटल प्रोबेबिलिटी में से जब मैं नो रेड वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी रेड बॉल नहीं निकलती दोनों में से, ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट बॉल भी नोट रेड है और दूसरी बॉल भी नोट रेड है। तो इसमें हम ए इवेंट मानते हैं और बी इवेंट मानते हैं। इसमें लिखेंगे फर्स्ट बॉल इज नॉट रेड, फर्स्ट बॉल इज नॉट रेड, और सेकंड बॉल इज आल्सो नॉट रेड, सेकंड बॉल इज नॉट रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो ए की प्रोबेबिलिटी पहली बॉल रेड नहीं निकली है, तो रेड नहीं वाली कितनी बॉल है हमारे पास 6, तो 6/9 क्योंकि टोटल 9 बॉल्स हैं। और सेकंड भी जो है रेड नहीं है, तो 6 में से एक कम हो जाएगी 5, टोटल बॉल 9 है। तो आंसर आ जाएगा 30 सॉरी यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो हमारा देखो ये 2 3 6, 2 4 8, ये कट गया। ठीक है, ऊपर हमारे पास ये भी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9। तो हमारे पास आंसर आ गया 5/12। ठीक है, इसका आंसर आ गया 5/12। तो हमने इस 5/12 को 1 में से माइनस कर देना है। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1 - 5/12, दैट इज 7/12। तो ये आंसर है। अब हम शुरू करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इसको समझने के लिए मैं फिर से फार्मूला यूज़ करता हूँ कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हमने क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या है। देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब ये है कि बी के अक्कर होने से ए की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क ना पड़े, तब हम बोलेंगे ए और बी को इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो उस केस में जब हम कहते हैं कि भाई बी के होने से ए की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब पी ऑफ ए गिवन बी जो होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके को आ जाएगी, ए के को आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि ए के होने से बी की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ए अक्कर हो या ना हो, बी की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, तो इसका मतलब इसको हम कैसे ले सकते हैं, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब तो उस केस में
हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली मीनिंग यही हुआ कि एक इवेंट होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ए के होने से बी की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता और बी के होने से ए की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम बोलेंगे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये चीज़ अगर हम यहाँ पे यूज़ करें इस फार्मूले में, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा? यहाँ से हमें पता लगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये चीज़ हमें यहाँ से पता लगी। तो ये कंडीशन है फॉर द टू इवेंट्स टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर हम ए और बी को कहते हैं इंडिपेंडेंट तो उनके लिए उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन है। अब यहाँ से एक चीज़ और हम प्रूव कर सकते हैं इसके बाद। देखो, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो साथ ही साथ हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि फर्स्ट हम प्रूव कर सकते हैं कि ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, आर आल्सो इंडिपेंडेंट। इसी तरह से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो बी एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट, दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तीसरा ये प्रूव कर सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट, आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है, ए यून बी दे रखी है, शो दैट हमने करना है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो शो करने के लिए हमें कंडीशन जो है इंडिपेंडेंट की वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास। क्या ये यहाँ पे सेटिस्फाइड है? इसको चेक करना होगा हमको। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो गिवन है यहाँ पे 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है 1/3, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमें यूनियन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है ए यूनियन बी, इसका फार्मूला हमको पता है। ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से ये पुट कर देंगे 1/2 और यहाँ पे 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल टू हो जाएगा, इसमें इसको ऐड कर देते हैं, ये 12 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 4 बनेगा ऊपर, माइनस का 1/2, तो ये बनेगा 7/12, माइनस 1/2 को ले सकते हैं 6/12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/12। तो ये आ गई इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1/12 इज इक्वल टू 1/12, ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों इवेंट्स कैसी हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है, 3 coins are tossed simultaneously. Consider the event is E. 3 heads or 3 tails. F at least 2 heads and G at most 2 heads. हमें ये चेक करना है ऑफ द पेयर्स E, F, FG, F और FG, इनमें से कौन सी इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है। तो पहले हम इवेंट E लिखते हैं यहाँ पे,
इवेंट ई, उसके बाद एफ, उसके बाद जी। ई इवेंट में हमारे पास क्या है, 3 हेड्स और 3 टेल्स, 3 हेड्स और 3 ट्रेल्स, 3 हेड्स और 3 टेल्स। उसमें एफ में क्या हमारे पास, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। और इसके बाद जी में क्या है हमारे पास, एटमोस्ट 2 हेड्स, जी में है एटमोस्ट 2 हेड्स। ये हमारे पास इवेंट दे रखी है। तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाते हैं। सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, क्योंकि हमने कॉइन को 3 बार टॉस करा है, तो 8 एलिमेंट्स होंगे। तो एच पहले लिखते हैं, एच, ठीक है, एच एच 3 बार एच, फिर एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर एच टी टी, ये 4 हो गए। नेक्स्ट टी एच एच, फिर टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। ये हमारे पास सैम्पल स्पेस बन गया। ई में देखो क्या लिखेंगे, ई में हमारे पास क्या है, 3 हेड्स और 3 टेल्स, यानी कि जिसमें जिस आउटकम में या तो तीनों के तीनों हेड हो या तीनों के तीनों टेल हो, वो हमको लेने हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, ई में एच 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 और टी टी टी, ठीक है। एफ में हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ में क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 2 हेड्स, तो जिसमें 2 हेड्स या फिर 3 हेड हो वो हमको चूज़ करना है। तो 3 हेड वाला तो एक ही आउटकम है। अब 2 हेड वाला देख काउंट कर लेते हैं, एच एच टी, एक ये बनेगा, एक टी, एक एच टी एच, एक ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो बनेगा नहीं एच टी टी एस में, टी एच एच ये लेना हमको, टी एच एच। उसके बाद 2 हेड वाला हमारे पास बस इतना ही है। तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट आ गए इसके अंदर। अब जी देखते हैं, जी में एटमोस्ट 2 हेड्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो सकते हैं। तो 0 हेड वाला भी हमको काउंट करना है इसमें, यानी कि टी 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 भी आएगा इसमें। 1 हेड वाले देखो कितने बनेंगे, एच टी टी, उसके बाद टी एच टी, उसके बाद टी टी एच, ये हो गए 1 हेड वाले। अब 2 हेड वाले चूज़ करते हैं, एच एच टी, उसके बाद टी एच टी, टी टी एच एच, ठीक है। और उसमें लास्ट में आ जाएगा एच टी एच, ये आ गया हमारे पास। तो अब हमने देखो ई एफ जी तीनों निकाल लिए। अब हम चेक करते हैं कि इन तीनों पेयर्स में से कौन सा हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो सबसे पहले तो हम ई और एफ को चेक करते हैं कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो मतलब हमें चेक करना है पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो P इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन में यानी कि E और F की इंटरसेक्शन में देखो कॉमन कितने एलिमेंट है, H H H, बस एक ही एलिमेंट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/, टोटल एलिमेंट कितने हैं इसमें 8, तो 1/8 होगी। E में देखो, E में कितना एलिमेंट है 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/8। F में कितना एलिमेंट है 4, 4/8। तो ये कट रहा है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ से मिला 1/8 इज इक्वल टू 1/8। तो मतलब ई और एफ तो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। अब चेक करते हैं एफ और जी को। इसके लिए एफ इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी के, ठीक है। अब एफ और जी में देखो कॉमन कितने हैं हमारे पास, ये एफ ये जी, एच 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 एच, तो ये तो इसमें नहीं है, ठीक है। और एच एच टी इसमें है, ये देखो कॉमन आ गया एक, एच टी एच ये भी है, टी एच एच ये भी है, तो 3 कॉमन आ गए इसके अंदर। टोटल एलिमेंट कितना है 8, तो 3/8 प्रोबेबिलिटी। ए में कितने एलिमेंट, एफ में कितने एलिमेंट है 4, तो 4/8। और जी में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 8, 8/8, तो 1 हो गया है। तो ये हमारे पास ये मिला 3/8
और उधर से 1/2, तो ये तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब F और G तो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब चेक करते हैं जो तीसरा पेयर है हमारे पास, तीसरा पेयर हमारे पास है, हाँ जी तीसरा पेयर हमारे पास था F E और G, E और G को चेक करना है। तो E और G के लिए E इंटरसेक्शन G की प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G। तो पहले दोनों E और G में देखो कॉमन का क्या है हमारे पास, एक ये रहा E और ये G, ट्रिपल H इसके अंदर G में नहीं है, ट्रिपल T है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी क्योंकि इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो 1/8 इज इक्वल टू E में कितने एलिमेंट हैं 2, तो 2/8 हो जाएगी इसकी, और G में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एलिमेंट है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमने गलती करी थी, यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी ये दोनों इक्वल नहीं आने वाले, ठीक है, उस केस में भी इक्वल नहीं आएगा ये। तो अब G में देखो, G में हमारे पास 7 एलिमेंट थे, तो 7/8 प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। तो इसमें देखो, इसमें आ जाएगा ये जो राइट हैंड साइड है वो 14/64 यानी कि 7/32, और लेफ्ट साइड हमारे पास 1/8 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास E और G भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हमारे पास तीनों पेयर्स में से E और F सिर्फ यही इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस एंड ऑल 8 पॉसिबल आउटकम्स आर अज्यूम्ड इक्वली लाइकली। E और F हमें चेक करना है, तो इसमें भी हम सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस लिखते हैं इसका, H H H H H H और H H T, फिर H T H और फिर H T T, उसके बाद T T H T T T H और उसके बाद T H H और उसके बाद T T T। ये 8 एलिमेंट इसके अंदर हमने पूरे कर लिए। अब इवेंट हमारे पास क्या है, द फर्स्ट थ्रो रिजल्ट्स इन ए हेड, तो फर्स्ट में जिन जिन पे हेड आ रहा है वो आ जाएगा हमारे पास E में। तो फर्स्ट में देखो हेड किस में है, एक तो H H H में है, उसके बाद H H T में है, उसके बाद H T H में है, और उसके बाद ये H T T में है, ठीक है। और बाकी में तो पहले में देखो T है, तो अब F में देखते हैं हमारे पास, F में द लास्ट थ्रो रिजल्ट्स इन ए टेल, तो जिसमें लास्ट में T आ रहा है, तो ये देखो पहला मिला में H H T H H T, उसके बाद H T T H T T, उसके बाद T H T T H T और T T T, ये 4 एलिमेंट हो गए इसके अंदर। तो अब हमें चेक करना है ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं कि नहीं। इसमें अब कॉमन एलिमेंट देखते हैं E इंटरसेक्शन F में, तो कॉमन एलिमेंट देखो H H T दोनों के दोनों में है, तो H H T ये तो आएगा ही आएगा, H T T भी है इसमें, ये देखो ये रहा H T T, और उसके बाद T H T T H T उसमें नहीं है, T T T भी नहीं है, तो ये 2 एलिमेंट कॉमन मिले। तो कंडीशन चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो E इंटरसेक्शन F में कितने एलिमेंट हुए, 2 है, 2 तो 2/8, और E में कितने हैं 4, 4/8 इंटू 4/8, तो ये कट जाएगा 1/2 1/2, और उधर से 1/4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों इवेंट्स कैसी होगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब अगला देखो जरा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी है, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट में अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन थ्राइस, अनबाइस्ड डाई को हमने 3 बार टॉस करा, लेट ए विद द इवन नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो एंड बी विद द इवन नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स ए एंड बी। अब इसमें
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने बनेंगे। हमने डाइस को थ्रो करा 3 बारी, तो हर एक की पॉसिबिलिटी 6 है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो गया मेरे पास टोटल 216। ठीक है, इसमें हमने ट्वाइस थ्रो करा है, 2 बार टोस करा है, तो 6 इंटू 6 इसमें बनेंगे एलिमेंट हमारे पास टोटल 36। और ए इवेंट हमारे पास क्या है, और बी ए इवेंट हमारे पास है इवन नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, इवन नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो। और जो दूसरी इवेंट है वो हमारे पास क्या है, इवन नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, इवन नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई इंटरसेक्शन एफ की, ए इंटरसेक्शन बी की, और इसे चेक करना है क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ रही कि नहीं। इंडिपेंडेंट के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों में कॉमन क्या हुआ कि फर्स्ट नंबर पे भी हमारे पास इवन नंबर आना चाहिए और सेकंड नंबर पे भी इवन आना चाहिए, यही हुआ इंटरसेक्शन का मतलब। तो यानी कि जो पहली डाई है उसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी, 2 4 6, और दूसरी में भी 2 4 6, तो 3 इंटू 3 कितने एलिमेंट हो गए इसके अंदर 6, और टोटल एलिमेंट कितने हैं 36, तो 6/36 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, क्यों हमने ऐसा क्यों कहा भाई, 2 के साथ 2 भी आ सकता है, 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, तो 3 एलिमेंट हो गए, फिर 4 के साथ 2, 4 के साथ 4, 4 के साथ 6, 3 और हो गए, उसके बाद 6 के साथ 2, 6 के साथ 4, 6 के साथ 6, तो 3 3 3 9, तो हमारे पास सॉरी यहाँ पे आएगा 9, 6 नहीं आएगा 9, 3 इंटू 3 9। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब हमारे पास ए का मतलब है कि इवन नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, तो इवन नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो का मतलब है कि पहली डाई पे 2 4 6 और दूसरी पे कुछ भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6, तो कितने आउटकम्स बन जाएंगे 3 इंटू 6 18, तो ये हो जाएगा 18/36। और बी में भी इसी तरह से 18/36, तो इसको कर लेते हैं, ये बन रहा था 1/4, ये 1/2, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, तो ये दोनों इवेंट्स भी क्या होगी इंडिपेंडेंट इवेंट्स।